वेलकम स्टूडेंट्स टू माय यूट्यूब चैनल माइंडसेट एजुकेशनल गुरुजी। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मैं इस वीडियो में एनसीईआरटी चैप्टर 1 सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री का लेक्चर 3 बताने जा रहा हूं। अगर आपने लेक्चर 1 और लेक्चर 2 नहीं देखा है तो चैनल डिस्क्रिप्शन में देख लीजिए, मैं लिंक डाल दूंगा, चैनल पे दिया हुआ है, चैनल पे जाके देख लीजिए, नहीं तो मैं आई बटन पर डाल दूंगा। तो प्लीज़ लेक्चर 3 देखने से पहले लेक्चर 1 और लेक्चर 2 देख लीजिए। इसमें मैं आपको मास, एटॉमिक मास, मॉलिक्यूलर मास, फार्मूला मास, डेंसिटी, इन सारे छोटे मोटे टर्म्स को बताते हुए मोल कॉन्सेप्ट की ओर बढ़ूंगा। और लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन है जो छूटे हैं वो भी मैं कुछ वीडियो के बाद डाल दूंगा, पर मोल कॉन्सेप्ट ओवरऑल ज़्यादा है। कुछ टेक्निकल इशू के कारण वीडियो थोड़ा लेट आया है, पर फिर भी प्यार बनाए रखिए। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। तो शुरू करते हैं आपका पहला सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री का लेक्चर 3। देखते रहिएगा। देखते हैं मास के टर्म में सबसे पहले देखते हैं मास क्या है। तो पहले बेसिक टर्म हमको अंतर समझना, डिफरेंस समझना होगा मास और वेट में। मास और वेट में डिफरेंस तो जनरल अगर आप जानते हैं तो 10 सेकंड वीडियो स्किप कर दीजिए, पर फिर भी बेसिक टर्म है, मैं छोड़ नहीं सकता। आपका एनसीईआरटी में दिया हुआ है मास और वेट में डिफरेंस। तो मास क्या है? किसी भी बॉडी में, वो सॉलिड बॉडी हो, लिक्विड बॉडी हो, गैसियस बॉडी हो, जितना अमाउंट ऑफ सब्सटेंस है, तो मतलब मैटर, ये जो मैटर है किसी भी बॉडी में, कोई भी चीज आप कोई भी सब्सटेंस, एयर, कुछ भी कंसीडर करते हैं, जितना अमाउंट ऑफ मैटर इसमें भरा हुआ है, मतलब अमाउंट ऑफ सब्सटेंस किसी भी बॉडी में एग्जिस्ट करता है, उसी को हम मास बोलते हैं। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस या अमाउंट ऑफ मैटर इन ए बॉडी इज कॉल्ड मास। मतलब कि उसका स्टेट से मैटर नहीं करता है, वो किस स्टेट में है या क्या शेप है वो नहीं, बस कोई बॉडी है उसमें जितना अमाउंट ऑफ सब्सटेंस एग्जिस्ट करता है वो मैटर है। जनरली आदमी मास और वेट को, वो मास है, तो जनरली आदमी मास और वेट को सेम टर्म समझते हैं। मास अलग चीज है, ये आपका मास जो इसका यूनिट किलोग्राम में आप इसको मेजर करते हैं तराजू, जैसे कि ये स्पेक्ट्रोमीटर पे एएमयू, तो मतलब कि वो वेट के टर्म में उसको कोरिलेट करना बिल्कुल गलत बात है। मास जो है अमाउंट ऑफ सब्सटेंस यूनिट करता है, पर अगर हम वेट लेंगे तो अगर ये अर्थ का सरफेस है, सरफेस ऑफ द अर्थ अगर हम इसको कंसीडर करेंगे और इसी मास को हम यहाँ अर्थ के सरफेस पे रखेंगे, और जब भी इसको अर्थ के सरफेस से दूर करेंगे, हटाएंगे या कहीं पर भी फेंकेंगे, तो जो फोर्स ग्रेविटी इस पे फोर्स एक्सर्ट करेगा वो है वेट। फोर्स एक्सर्टेड बाय द ग्रेविटी ऑफ द अर्थ इज कॉल्ड वेट। अगर मान लीजिए कोई भी सब्सटेंस है, आलू है आपका 5 kg का, तो ये इसका मास है, इसके अंदर आलू का जो मैटर है वो 5 kg एग्जिस्ट कर रहा है। आलू का मैटर, जो आलू का सब्सटेंस है, जो चीज होता है आलू, वो 5 kg एग्जिस्ट कर रहा है। वो एक kg उसका यूनिट है, जैसे कि यूनिट बनाया गया है कि 1 kg, मतलब कि अगर 4 डिग्री सेंटीग्रेड पे 1 kg वाटर का जो वेट आता है, लगभग उसी को 1 kg यूनिट मान लिया कि हम इसको 1 kg मानेंगे। तो 5 kg यानी कि इसके 5 गुना इसमें मैटर एग्जिस्ट कर रहा है। kg सब एक यूनिट है, जब मैं यूनिट को समझाऊंगा फिजिक्स की यूनिट डायमेंशन में तो आपको क्लियर हो जाएगा। बस आप समझिए कि 5 kg का मतलब 5 kg अमाउंट ऑफ सब्सटेंस है इसके अंदर भरा हुआ। कोई भी चीज से 5 गुना, अगर ये 1 kg यूनिट है तो इससे 5 गुना मैटर इसके अंदर भरा हुआ है। पर अगर हम वेट निकालना चाहेंगे तो इस पे जो ग्रेविटी 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर जो एग्जर्ट कर रहा है, उसके अनुसार वेट बराबर हो जाएगा आपका मास इंटू एक्सेलरेशन। तो वेट जो होगा, वेट इसका, तो मास है 5 kg और एक्सेलरेशन अगर मान लिया 10 कंसीडर कर रहे हैं, 9.8 समथिंग होता है, 10 कंसीडर किए, 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है एक्यूरेट। तो हम इस पे 10 कंसीडर अगर करेंगे तो मान लीजिए इसका वेट हो जाएगा आपका 50 न्यूटन। ये फोर्स के टर्म में आता है, वेट फोर्स के टर्म में आता है, मास अमाउंट ऑफ सब्सटेंस है। तो फिर एक बार डेफिनेशन नोट करेंगे तो कर लीजिए, व्हाट इज मास? तो अमाउंट ऑफ सब्सटेंस इन ए बॉडी, द अमाउंट ऑफ सब्सटेंस एग्जिस्ट इन ए बॉडी इज कॉल्ड मास, एंड द फोर्स एक्सर्टेड बाय द ग्रेविटी ऑन द मास इज कॉल्ड वेट। द फोर्स एक्सर्टेड बाय द ग्रेविटी ऑन द मास इज कॉल्ड वेट। मास का यूनिट kg, ग्राम, ये सब है सब्सटेंस के अनुसार। अगर आप जाइएगा 1 एटम के लिए तो AMU, वो मास का यूनिट है, पर वेट का यूनिट आपका न्यूटन होगा। फोर्स का जो यूनिट होगा वही वेट का यूनिट होगा। तो मास और वेट में आई होप छोटा सा डिफरेंस था, मैं मैंने बता दिया। अब चलते हैं वॉल्यूम के इधर, देखते हैं वॉल्यूम। वॉल्यूम का जनरल किसी से भी सेंस लीजिएगा तो लीटर, मिलीलीटर से आता है, यूज भी उतना ही है आपके अभी 11th के टॉपिक में। पर फिर भी अगर आप हायर मतलब टफ क्वेश्चन में जाइएगा
तो मिलीलीटर और लीटर को मीटर और सेंटीमीटर से रिलेट करेगा। तो मैं उस टर्म को समझाने से पहले थोड़ा सा वॉल्यूम का सेंस देता हूँ, ज्योमेट्रिकल सेंस जो 9th 10th में आपने सीखा होगा। अगर मान लीजिए ये कोई बॉटल है, तो वॉल्यूम का सेंस यहीं से आएगा। ये कोई बॉटल है, जब हम इसमें ऊपर से कहीं से पानी डालेंगे तो पानी भरता कैसे है, उसी सेंस से आता है वॉल्यूम। वॉल्यूम आया कैसे, वॉल्यूम मतलब दिखता नहीं आदमी को, मतलब सेंस नहीं दिखता है, फिजिकल सेंस है क्या, अटना, खाली, खोखला, क्या, कुछ नहीं। कोई भी मैटर अगर हम इसके अंदर डालेंगे, माना एग्जिस्ट पानी, पानी भी मैटर, अगर एच2O पानी वाटर डाला तो अंदर आने के साथ क्या होता है, सबसे पहले ये पेंदी का ये अगर हम सीन लें, जब इस पे पानी आता है तो ये पहले साइड का कॉर्नर कवर करता है पानी का बूंद। कॉर्नर कवर करने के बाद पानी आगे बढ़ने लगता है, आगे बढ़ने के साथ पूरा नीचे का सरफेस एरिया कवर करता है। कहने का मतलब पानी पहले लेंथ कवर करता है, फिर ब्रेथ कवर करता है, फिर पूरा नीचे का सरफेस बढ़ जाने के बाद तब पानी, जब ये पूरा सरफेस अगर पानी से भर गया, अब इसमें और कहीं पानी नहीं जा सकता। अगर यहाँ पे सूखा है तो पानी ऊपर ले जाएगा, पानी पहले इसी को भरेगा, और जब ये पूरा भर जाएगा तब पानी ऊपर कवर करता है। यही हाइट का सेंस आता है। यहाँ पहले लेंथ फिर ब्रेथ दोनों कवर कर जाने के बाद एल और बी, जब ये पूरा इस सरफेस को भर देता है, ऐसे भी पूरा फुल हो गया है, ऐसे भी कोई नीचे का पेंदी खाली नहीं रहा, नहीं कि पेंदी आधा सूखा हुआ है इतना, पानी ऊपर उठने लगा, ऐसा नहीं होता है। इतना आधा भरा हुआ है, सूखा है, पूरा बोतल भर गया, पूरा नीचे का पेंदी जब भर जाएगा तब हाइट का सेंस आता है। तो एल और बी में जब मैटर कंप्लीटली एग्जिस्ट कर जाता है, 2 डायमेंशन, यहाँ 2 डायमेंशन है, जब 2 डायमेंशन में कोई भी मैटर कंप्लीटली फुलफिल हो जाता है तब उसको तीसरे डायमेंशन का जरूरत पड़ता है। 1 डायमेंशन लेंथ जब फुल होता है तब वो दूसरे डायमेंशन बी की ओर भागता है, जब बी फुल हो जाता है तब वो तीसरे डायमेंशन की ओर भागता है, जो कि वॉल्यूम का सेंस है। 1 डायमेंशन में लेंथ का, 2 डायमेंशन में एरिया का आता है। अगर कोई चीज 1 डायमेंशन कवर कर रहा है तो वहां लेंथ का सेंस आएगा 1 डायमेंशन में, 2 डायमेंशन में जब हो जाएगा तो वहां एरिया का सेंस आएगा, क्योंकि लेंथ कवर कर रहा है तो लेंथ, ये जैसे 2 डायमेंशन में आएगा वो ब्रेथ कवर करने लगेगा, जिससे वो एरिया किसी भी तरह का हो, सर्कुलर हो, रेक्टेंगुलर हो, पर एरिया का सेंस आएगा। और जैसे ही 3 डायमेंशन में जाएगा, मतलब एरिया भी जब वो कवर कर लेगा मैटर और तब ऊपर भागेगा, तब आता है वॉल्यूम का सेंस, जो कि आपको पूरे के पूरे इसमें पढ़ना है, इस पूरे टॉपिक में, कि वॉल्यूम का सेंस आ गया। किसी भी टॉपिक का वॉल्यूम अगर आप, जैसे कि मान लीजिए ये सिलेंडर है, इसका ये वॉल्यूम निकालना है, तो इस सेंस से आप आराम से निकाल सकते हैं। पहले लेंथ ब्रेथ कवर करने के बाद ये सर्कुलर एरिया पूरा कवर करेगा, सर्कुलर एरिया कवर करने के बाद ये h हाइट तक पूरा का हाइट कवर करेगा बॉटल का। मान लीजिए ये बॉटल ये h हाइट तक, तब बॉटल कवर करेगा। ये रियल में मैथ का टर्म है, तो फिर भी मैं यहाँ पे एक बार सेंस दे देता हूँ। यहाँ पे नीचे एक सर्कल है जिसका पूरा का पूरा एरिया आपने पढ़ा होगा पाई आर स्क्वायर है, एक सर्कल का एरिया पाई आर स्क्वायर। ऐसे कितने सारे प्लेट है, मान लीजिए ये आलू है, इसको छोटे 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 चिप्स में, यहाँ कितने सारे चिप्स पे चिप्स पे चिप्स पे चिप्स सब मिल करके एक आलू फॉर्म किया। वैसे ही ऐसा ही बहुत सारा लेयर है, ये ऐसे बहुत सारे लेयर का कॉम्बिनेशन है। कितने लेयर है, एच, एक लेयर का एरिया पाई आर स्क्वायर, ऐसे एच लेयर तक वॉल्यूम कवर किया पाई आर स्क्वायर इंटू एच। तो मतलब एरिया का मल्टीप्लीकेशन जो पूरे टर्म तक आया, यही वॉल्यूम का सेंस आ जाता है। तो सिलेंडर का यही वॉल्यूम हुआ। क्लियर है? जैसे कि अब आप ये क्यूब में ही ले लीजिए वॉल्यूम का सेंस, तो नीचे वाले सरफेस का एरिया, क्यूब का सरफेस का एरिया मान लीजिए एल है, बी है, क्यूब ही ले लीजिए। क्यूब का सरफेस का एरिया एल है इंटू बी है, तो एल इंटू बी, चूंकि एल एल सेम ही होता है तो एल इज इक्वल टू बी है, ये बात कंसीडर कर लीजिएगा, एल इंटू बी है। और ये तब उसके बाद इंटू है हाइट कवर करने लगता है, तब एल इंटू बी इंटू एच। अगर क्यूबाइड नहीं चाहिएगा, मान लीजिए तीनों अलग अलग बी है, तो एल होगा फिर बी होगा, एल और बी एक एरिया ये कवर हुआ। ऐसा है कितना सारा फिर एक पे एक पे एक पे रेक्टेंगल रखा हुआ है, कितना हाइट तक, एच हाइट तक, तो एच हुआ। अगर कोई अननोन सरफेस भी मिल जाए तो आप इसके मदद से सेंस सोच सकते हैं। तो ये आया वॉल्यूम का सेंस, एरिया कवर होने के बाद ही वॉल्यूम आता है। अब इसके बाद अगला टॉपिक में, मतलब जैसे इसी में हम रिलेट करने वाले हैं अभी कि मीटर सेंटीमीटर क्यूब को, जैसे कि आप जानते होंगे कि वॉल्यूम का यूनिट होता है लीटर। 1 लीटर इज इक्वल टू 1000 मिलीलीटर। ये तो आपको जूनियर सेक्शन से ही पढ़ा है आपने, मेरे अनुसार। अगर नहीं भी पढ़ा है तो प्लीज 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 इस रिलेशन को याद रखिए, बहुत ज्यादा इसका आगे जाके यूज होने वाला है। पर मेन टॉपिक है वॉल्यूम में, मैंने जहां तक बताया, अब इसको मेन रिलेट करना है सेंटीमीटर और मीटर से। तो आखिर कैसे, कोई ना कोई तो पैमाना बनाया होगा, अधिकतर ना जाने क्यों पर ज्यादा रिलेट करके उससे क्वेश्चन पूछा जाता है। तो मान लीजिए कंसीडर किए ये एक क्यूब बनाया गया, किसके द्वारा, तो IUPAC यानी कि कोई भी, मतलब कि वो जो साइंटिस्ट सबका ग्रुप रहता है जो कि पैमाना बनाते हैं, यूनिट और आपका नेम ये सब का कंपाउंड का फिक्स करते हैं।
इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री के यूनियन ने एक ऐसा पैमाना बनाया, आप बुक में पढ़ेंगे, एनसीईआरटी ने दिया है कि एक ऐसा पैमाना बनाया। उन्होंने एक क्यूब लिया, नहीं लग रहा है तो कंसीडर कीजिए, मैंने बनाया है क्यूब। एक क्यूब लिया जिसका 10 सेंटीमीटर लेंथ, क्योंकि जानते हैं क्यूब में लेंथ, ब्रेथ और हाइट सब सेम होता है, इसलिए 10 सेंटीमीटर ब्रेथ, 10 सेंटीमीटर हाइट वाला एक क्यूब लिया, इसको पैमाना बनाया। बोला कि इसी के अंदर जो अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, कुछ भी डाल दीजिए, उसको अमाउंट से मतलब नहीं, यूनिट से मतलब है, केजी में आप क्या नापिए, केजी को उससे क्या मतलब आप नापिए। वैसे ही इसके अंदर कोई भी सब्सटेंस जितना भी हटेगा 10 के अंदर, उसको 1 लीटर मानेंगे। अब हो सकता है 1 लीटर गैस इतना हो जाए, 1 लीटर पानी इतना सा हो, और डेंस सब्सटेंस लीजिएगा, डेंसिटी जब पढ़ाएंगे समझ में आ जाएगा, और कम हो जाएगा। तो वैसे ही इसके अंदर जितना सामान हटेगा उसी को 1 लीटर माना गया, मतलब हटना यानी वॉल्यूम। अब हम इसका वॉल्यूम निकालेंगे। वॉल्यूम जानते हैं क्यूब का एल क्यूब होता है, लेंथ क्यूब यानी लेंथ ब्रेथ तीन, हाइट तो तीनों सेम ही होता है, इसलिए लेंथ क्यूब होता है। लेंथ है 10 सेंटीमीटर है, तो 10 सेंटीमीटर का होल क्यूब करेंगे। 10 का क्यूब हो गया, ये 10 का क्यूब इंटू सेंटीमीटर क्यूब। तो बेशक हम रिलेशन लिख सकते हैं कि 1 लीटर आईपीएससी के द्वारा बनाया गया है 10⁻³ आपका सेंटीमीटर क्यूब। ये रिलेशन यूज होगा, आपको जाकर के दे देगा, आपको बोल देगा 10⁻6 सेंटीमीटर क्यूब कोई सब्सटेंस वाटर दिया गया है, और उसका वॉल्यूम आपको यूज पड़ेगा बाद में, आपको मोल कॉन्सेप्ट में यूज करने के लिए, आपको पता ही नहीं चलेगा कितना है। तो 10⁻6 है, यानी कि 10⁻6 10⁻3 इंटू 10⁻3, तो 10⁻3 इंटू 10⁻3 सेंटीमीटर क्यूब, तो यानी कि 1000 हो गया ये, और ये हो गया 1 लीटर, तो 1000 लीटर है। तो ये हम सेंटीमीटर से लीटर में घुसे ना, तो इसी तरह का रिलेशन इस यूज में ये आएगा। और देखिए पता नहीं क्या बात है, तो सेंटीमीटर के साथ साथ एक बहुत प्रचलित चल रहा है, जहां भी सेंटीमीटर यूज हो ना हो, डेसी आ रहा है, डेसी मीटर के यूज टर्म में आ रहा है कि 1 डेसीमीटर। तो पहले डेसी समझिए, डेसी का मतलब होता है 1/10, कुछ भी, अगर डेसीमीटर लिखे तो 1/10 मीटर, अगर डेसी सेंटीमीटर लिखेंगे तो 1/10 सेंटीमीटर। डेसी मतलब डी जो है, डेसी जो हम बोल रहे हैं DECI डेसी, जिसको डी से डिनोट करते हैं, इसका मतलब ही होता है 1/10। जैसे कि दर्जन का मतलब डोजन बोलेंगे तो 12 मन में समझ जाइए, वैसे डेसी बोले डी यानी 1/10 समझ जाइए, डेसी का यही मतलब। तो वही अब डेसी में रिलेट करते हैं, तो ये तो आप याद रख लिए। अब डेसी में देखते हैं, तो 10 सेंटीमीटर को हम बोलते हैं 1 डेसीमीटर क्यूब। कैसे, तो देखिए इसको चेंज करके हम 10 पूरा देते हैं। 1 डेसी मतलब 1/10 इंटू मीटर क्यूब, मीटर मतलब 100 सेंटीमीटर, इसका होल क्यूब है, मीटर का क्यूब यानी 100 सेंटीमीटर, 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर, तो 100 सेंटीमीटर और उसका होल क्यूब है, होल क्यूब, तो 1 इंटू होल क्यूब ने 1 डेसीमीटर होता है, डेसीमीटर होल क्यूब ने 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1 डेसीमीटर होता है, क्यूब तो वॉल्यूम में ना होता है। तो 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1 डेसीमीटर, 1 डेसी मतलब 1, डेसी मतलब 1/10 और मीटर मतलब 100 सेंटीमीटर। तो ये 10 नीचे है, ऊपर में जाएंगे -1 इंटू 100, यानी कि 100 को लिख सकते हैं 10⁻², पावर के टर्म में सॉल्व कीजिए, +1 -2 -1 +2 यानी 10⁻1 यानी 10 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर सब में चल रहा है, सेंटीमीटर यहाँ भी है, यहाँ आएगा, यहाँ आएगा, यहाँ आएगा, यहाँ आएगा। कैलकुलेशन में अगर दिक्कत हो रहा है तो यहाँ भी देख सकते हैं, 0 0 कट गया, 10 सेंटीमीटर बचा, 10 सेंटीमीटर, तो 1 डेसीमीटर क्यूब बराबर 10 सेंटीमीटर है। ये क्लियर है, तो आगे देखते हैं। तो इस अभी से मतलब नहीं, हम यहाँ समझाने का कोशिश कर रहे हैं, ये याद रखिएगा। अब यहाँ दें तो यहाँ 10 सेंटीमीटर यानी कि 1 डेसीमीटर, ये भी 1 डेसीमीटर, ये भी 1 डेसीमीटर, तो वॉल्यूम बराबर हम लिख सकते हैं एल क्यूब यानी 1 डेसीमीटर का होल क्यूब, 1 डेसीमीटर का होल क्यूब, तो 1 डेसीमीटर क्यूब बराबर 1 लीटर। तो 1 लीटर बराबर हम लिख सकते हैं 1 लीटर बराबर 1 डेसीमीटर का क्यूब। आप इसको फिर चेंज कर सकते हैं, अगर आपको अभी भी लग रहा है तो इसको चेंज कर सकते हैं आप। इसमें 1 हो गया, ये डेसीमीटर पूरा का क्यूब है, तो डेसी मतलब 10⁻⁻1 यानी कि 1/10 को हम लिख सकते हैं 10⁻⁻1। इतना मैथ तो मजबूत होना चाहिए, 10⁻⁻1। अब मीटर मतलब 100, तो 100 यानी 10⁻2 इंटू सेंटीमीटर, टोटल का होल क्यूब 1 इंटू 10⁻³ इंटू 10⁻6
इंटू सेंटीमीटर का होल क्यूब, यानी 3 2 6 -3, तो +3 -3 10⁻³ +6 इंटू सेंटीमीटर का होल क्यूब, यानी 10⁻³ सेंटीमीटर क्यूब। तो फाइनली 1 लीटर इज इक्वल टू 10⁻³ सेंटीमीटर का क्यूब, 1 डेसीमीटर क्यूब। तो इसको भी यहाँ भी लिख लीजिए डेसीमीटर का क्यूब। ये रिलेशन याद रखना है आपको, ये रिलेशन याद रखना है। यही रिलेशन आगे यूज में आएगा कि 1 लीटर इज इक्वल टू इतना सेंटीमीटर 10⁻³ सेंटीमीटर क्यूब 1 डेसीमीटर क्यूब। इससे ज्यादा यूज नहीं आएगा, जो यूज आएगा यही है मीटर सेंटीमीटर। बाकी सब आप यूनिट डायमेंशन एक बार फिजिक्स का पढ़ लीजिए, उससे आपको यूनिट का उलट फेर में मजा आएगा। तो इतना सा याद रखिएगा, ये टर्म वॉल्यूम के रूप में यूज होगा। अगला टर्म आया डेंसिटी। डेंसिटी ज्यादा टफ नहीं है, डेंसिटी में बस डेंसिटी से रिलेट करना, आपको अपना सेंस जनरेट करना होगा। डेंसिटी का मतलब डेंस, कोई भी चीज कितना गढ़िया है, उसके अंदर कितना अमाउंट है, कितना भारीपन है, कितना सब्सटेंस पर क्यूबिक वॉल्यूम में अटा हुआ है। अगर मान लीजिए इसको इस क्यूबिक वॉल्यूम में बहुत एक कोच के सामान भर दीजिएगा, वही हो गया डेंस। अगर मान लीजिए रुई हुआ, फाड़िएगा फैल जाएगा, पर सब्सटेंस में कम हुआ। जैसे मान लीजिए पैकेट फाड़े, कहे ना लेज में के पैकेट में खाली हवा भरा रहता है, लेज बहुत कम रहता है, तो उसमें लेज का डेंसिटी कम है, इतना पैकेट के वॉल्यूम में बहुत कम मैटर भरा हुआ है लेज का, तो इसका डेंसिटी कम हो गया। पर अगर ज्यादा लेज का पैकेट भरा रहता है, पूरा डेंस है, पूरा मसाला भरा हुआ है, इसमें अच्छा नहीं लग रहा है, जहां देखिए सिर्फ मसाला है। तो डेंसिटी का सेंस वही आया कि किसी भी वॉल्यूम के अंदर कितना ज्यादा अमाउंट ऑफ सब्सटेंस भरना है, उसी को डेंसिटी कहते हैं। अगर इतना सा में ही हम 5 kg पत्थर भर दिए तो पूरा डेंस हो गया, पूरा कड़ा भारी टाइट हो गया। अब 500 ग्राम भरे तो वही लूज का सेंस है, कम डेंस। अगर आप पानी के ऊपर फेंकिएगा खाली डिब्बा, हिलने लगेगा, कारण कि पानी के एक्सेप्ट में डेंसिटी इसका कम है। मतलब पानी के अंदर जो कूट के H2O का डेंसिटी भरा हुआ है, हर पार्ट में H2O फील है, उसके रिस्पेक्ट में क्या है, प्लास्टिक है, इसके अंदर एयर भरा हुआ है, इसका डेंसिटी कम है। तो यही डेंसिटी का सेंस है। डेंसिटी का सेंस, जैसे ही डेंसिटी बोलेंगे सीधा बोल दीजिएगा डेंसिटी। इसका फॉर्मूला याद होगा, बोलिएगा मास बटा वॉल्यूम, मतलब भार बटा आयतन, कोई भी चीज का भार बटा आयतन। अरे सेंस लीजिए, पर अगर कोई भी पूछेगा डेंसिटी मतलब पर यूनिट वॉल्यूम में, किसी भी चीज का पर यूनिट वॉल्यूम में कितना अमाउंट ऑफ सब्सटेंस आता है, कि पर यूनिट वॉल्यूम में किसी भी चीज के पर यूनिट वॉल्यूम, पर लीटर मास पर लीटर पर वॉल्यूम, यानी पर लीटर वॉल्यूम में, किसी के पर लीटर वॉल्यूम में कितना मास किसी सब्सटेंस का अटा है, उसी को हम डेंसिटी बोलते हैं। इसमें डेंसिटी में फंसाएगा किसमें, तो डेंसिटी में हमेशा याद रखिएगा फंसाएगा डेंसिटी वॉल्यूम और मास में। डेंसिटी का सिंबल होता है रो, मास m, वॉल्यूम b। सवाल एक करेगा क्या, जहां जिस सवाल को सॉल्व करने के लिए कुछ निकालने बोल देगा, बोलेगा इसका अमाउंट इलेक्ट्रॉन निकालिए, बिना मास के अगर मान लीजिए इलेक्ट्रॉन निकलेगा ही नहीं और उसमें मास देगा ही नहीं, आपको वॉल्यूम दे देगा, रो दे देगा। तो आपको उस टाइम दिमाग लगाना है कि डेंसिटी दिया है, जिसका मतलब जरूर कोई चेंजेबल थिंग्स होगा, चेंजर की तरह काम करता है। डेंसिटी चेंजर करता है, इस तीनों में चेंजर की तरह काम करता है। डेंसिटी इंटू वॉल्यूम कर दीजिएगा, मास आ जाएगा, और फिर जब आएगा वॉल्यूम का प्रॉब्लम तो मास बटा डेंसिटी कर दीजिएगा, तो यहां आ जाएगा। इसी टाइप से प्रॉब्लम आपको फंसाएगा। और आपको याद भी रखना होगा आपको कि जैसे कि आप पानी का डेंसिटी, ये सब डेंसिटी आप याद रख लीजिए कि 1 kg पर मीटर क्यूब, 1 kg पर मीटर क्यूब, ये वाटर का डेंसिटी है। आप इसको ग्राम में चेंज कर लीजिए, 1000 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब हो जाएगा। तब अगर ग्राम में भी कहीं यूज होगा तो आपको यूज करना होगा 1000 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। ये वाटर का डेंसिटी है, इससे 13 गुना लगभग पारा भारी होता है। तो वाटर का डेंसिटी याद रखिए, जनरल में होगा क्या, मोल कॉन्सेप्ट के प्रॉब्लम में वाटर का डेंसिटी दिया ही नहीं रहेगा। बाकी अगर कोई मैटर दे दिया तो डेंसिटी डाल देगा, पर वाटर का डेंसिटी ये याद ही रख लीजिएगा, जनरली याद रखना पड़ता है। जैसे कि याद रख लीजिए 1 kg कोई सब्सटेंस का यूनिट पूछेगा, 1 kg क्या है, 1 kg कौन हम बनाए, बाप दादा बनाए, कौन ने, तो 4 डिग्री सेंटीग्रेड पे 1 लीटर पानी का, 4 डिग्री सेंटीग्रेड पे 1 लीटर पानी का जितना वेट होता है, 1 लीटर पानी लिए 4 डिग्री सेंटीग्रेड ठंडा किए, जितना वेट होगा एक्यूरेट ठंडा कीजिए, लैबोरेटरिकल मेजरमेंट है, तो उसी को 1 kg माना गया है। तो वैसे ही 1 kg पर मीटर क्यूब को आप मान लीजिए यही है डेंसिटी ऑफ वाटर, ये यूज होगा प्रॉब्लम में। तो आई होप आपको मास, वेट, डेंसिटी, वॉल्यूम ये समझ में आ गया होगा।
अगला टर्म आता है टेम्परेचर। तो टेम्परेचर थर्मोडायनेमिक्स में मैं कंप्लीटली बता दूंगा जल्द ही, बहुत जल्द थर्मोडायनेमिक्स का टॉपिक आने वाला है, उसमें मैं क्लियर करूंगा, ज्यादा नहीं बता पाऊंगा। तो टेम्परेचर यूनिट के सेंस में, टेम्परेचर में यूनिट बता देता हूं। टेम्परेचर में जनरली आपको यहां यूज होगा केल्विन, बाकी और भी होते हैं डिग्री केल्विन, डिग्री सेंटीग्रेड, डिग्री फ़ारेनहाइट, र्यूमर, रैंकिन, तो बहुत सारे होते हैं। तो र्यूमर रैंकिन तो आपके सिलेबस में भी है ना, फिर भी याद रखिए र्यूमर, रैंकिन, डिग्री सेंटीग्रेड, फ़ारेनहाइट, केल्विन, तो 5 है। एक आपका अपना टेम्परेचर। तो टेम्परेचर का जो सेंस आएगा वो मैं थर्मोडायनेमिक्स में क्लियर कर दूंगा। अभी एक दो रिलेशन याद रख लीजिए कि देखिए 273.16 अगर आपका कोई ये टर्म याद रखेगा, 0 डिग्री सेंटीग्रेड, 0 डिग्री सेंटीग्रेड बराबर 273.16 केल्विन होता है। अगर बोलेगा 5 डिग्री सेंटीग्रेड तो इसमें आप ऐड कर दीजिएगा 273.16 प्लस 5। देखिए आप जनरली बोल रहे होंगे 16 रहता है, एक्यूरेट 16 होता है, पर चूंकि कैलकुलेशन में इजी होगा, अभी डेसिमल को कहाँ ढोइएगा, तो इसी को 273 माना गया है। तो अगर आपसे डायरेक्टली पूछेगा तो कैसे यूज कीजिएगा, तो कोई भी डिग्री सेंटीग्रेड का फॉर्मूला आएगा, यहाँ देख लीजिए C-0, तो C-0 बटा आपका 100 -0 K-273 बटा 100, यहाँ भी 100 ही रखिए 100, और यहाँ आपका F-32 बटा 212 तो इस तरह का टर्म G -0 K-273 F-32 212 तो इतने टर्म्स का इसी से सारा का सारा रिलेशन आ जाएगा। जब सब में डिवाइड दीजिएगा तो 20 से सब में डिवाइड दे देते हैं तो C/5 रिलेशन बन जाएगा K-273/5, और इसमें कीजिएगा 5 - 32, जब इसको सब्ट्रैक्ट करके देखिएगा तो 9 आ जाएगा। तो इसी से रिलेशन जनरेट करेंगे। अगर हमको डिग्री सेंटीग्रेड से केल्विन में जाना है तो यहीं पे रिलेशन कर लेते हैं। ये दोनों यूनिट चेंज के जब फॉर्म में आएगा तो C/5 इज इक्वल टू ये C/5 इज इक्वल टू K-273/5, 5 कट गया, C इज इक्वल टू हो गया K-273। अगर मान ले बोलेगा 400 डिग्री सेंटीग्रेड, 400 कितना होगा, तो इसी में रिलेशन पुट कर लीजिए। अगर बोलेगा आपको 373 केल्विन बराबर कितना डिग्री सेंटीग्रेड, तो 373 माइनस 273 तो बचा 100, तो 100 डिग्री सेंटीग्रेड हो गया। और इसी में अगर केल्विन पूछेगा तो अगर केल्विन का यूनिट पूछा, केल्विन क्या होगा, तो सेंटीग्रेड प्लस 273, अगर 5 लिए 7 पूछा तो 7 डिग्री सेंटीग्रेड को डिग्री सेंटीग्रेड यूनिट हटा दीजिए, 273 प्लस 7 280 केल्विन। याद रखिएगा डिग्री होता है सेंटीग्रेड में, डिग्री फ़ारेनहाइट होता है, केल्विन में ये डिग्री यूज नहीं होता है, केल्विन के होता है। ये साइंटिफिकली लेबोरेटरी में यूज किया जाने वाला टर्म है। केल्विन एक यूनिट है आपका टेम्परेचर का, इसका ज़्यादा अभी मैं डेप्थ में जाऊंगा नहीं, ये आप थर्मोडायनेमिक्स में देख लीजिएगा। अब चलते हैं आपका एटॉमिक मास, मॉलिक्यूलर मास सबके लिए। अगला टर्म आया एटॉमिक मास, मॉलिक्यूलर मास, इस सब के टर्म। एटॉमिक मास, मॉलिक्यूलर मास को अभी मैं बता रहा हूँ, फिर आप मूल पढ़िएगा तब जाकर क्लियर हो जाएगा। एटॉमिक मास, मॉलिक्यूलर मास को 2-3 टर्म में डिफाइन किया जाता है, एक ही तरीका से नहीं है, इसको डिफाइन करने का बहुत सारा तरीका है। फिर भी अभी जितना आपने पढ़ा है, मैं लेक्चर 1 और लेक्चर 2 को कंसीडर करके जा रहा हूँ, तो आपने वो दोनों लेक्चर देखा है, तब आप तीसरे लेक्चर में आए, आप कुछ नहीं जानते हैं उस सेंस में, पहले 11th-12th का सिलेबस कुछ नहीं जानते हैं। एटम से चलते हैं। एटम तो हम बता चुके हैं, किसी भी मैटर को कट कीजिएगा तो एलिमेंटल अगर स्टेट में है तो उसका सबसे स्मॉलेस्ट पार्टिकल मॉलिक्यूल एटम आएगा, और कंपाउंड के स्टेट में है तो उसमें मॉलिक्यूल आएगा, फिर बताऊंगा। यहाँ एटम, कोई भी एटम लिया तो उसमें क्या होता है, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन, प्रोटॉन प्लस एटॉमिक मास में जा रहा हूँ, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन, और सरफेस पे इलेक्ट्रॉन नाचते रहता है, ऑर्बिट में घूमते रहता है। तो ये किसी भी एटम का है। अगर मास नापने कहेंगे तो कैसे, अगर मान लीजिए कोई पॉलीथीन लिए, उसके अंदर लाल गेंद है, एक बैट है, एक हेलमेट है आपका, तो पूछेगा इसका वेट कितना होगा, जबकि आपको बोलेगा बॉल का वेट है 1 kg,
बैट का वेट है 20 kg और हेलमेट का वेट है 5 kg, पता है आपको। पॉलीथीन का वेट बोलेगा नेग्लिजिबल, लगभग ना के बराबर। तो बोलेगा कितना वेट है, तो आपको जनरली आपको तीनों वेट पता है, तीनों का वेट जोड़ दीजिएगा, 5 kg, 20 kg प्लस 1 kg, 25 1 26 kg हो जाएगा, बोल दीजिएगा सीधा 26 kg। वैसे ही एटम का भी वेट मेजर किया गया। अभी तो एटम के वेट को मेजर करने के लिए इंस्ट्रूमेंट है जिसका नाम है स्पेक्ट्रोमीटर। स्पेक्ट्रोमीटर एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जिससे किसी भी एटम का वेट को मेजर किया जा सकता है। अभी बनाया गया है, मतलब कि पुराने समय में जब एटम का वेट मेजर किया गया था फर्स्ट टाइम, तो थियोरेटिकल मेथड था, हाइपोथेसिस था, स्पेक्ट्रोमीटर उस टाइम था नहीं, पर बाद में मॉडर्न साइंस जैसे जैसे डेवलप किया। स्पेक्ट्रोमीटर एक ऐसा डिवाइस है जिससे आपका एटम का वेट मेजर किया जाता है। एक क्वेश्चन भी हो सकता है ऑब्जेक्टिव, याद रखिएगा 12th का किसी साल का था, मैं जब देख रहा था क्वेश्चन बैंक तो में था। तो स्पेक्ट्रोमीटर जो है एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जिससे किसी भी एटम का वेट मेजर किया जा सकता है। अभी चलते हैं टॉपिक पे कि बता दीजिएगा इस तरह। वैसे इसका अगर मैटर कहेंगे तो कहेंगे इसके बॉडी का तो कोई वेट है नहीं, इसका वेट है प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन के कारण। तो मास ऑफ एटम, मास अगर पूछेगा एटम का तो होगा मास ऑफ इलेक्ट्रॉन प्लस मास ऑफ प्रोटॉन प्लस मास ऑफ न्यूट्रॉन। मास ऑफ न्यूट्रॉन, जैसे पन्नी का कोई मास नहीं था, नेग्लिजिबल था, वैसे ही इलेक्ट्रॉन बहुत छोटा होता है। एक प्रोटॉन, लगभग एक प्रोटॉन के मास से लगभग 1/1834 लगभग 34 या 40 गुना छोटा होता है। इतना छोटा, एक तो इनका मास बहुत छोटा और उनसे भी इतना छोटा मास होता है कि इसके मास को यूज नहीं किया जाता है, नेग्लिजिबल होता है। अगर मान लीजिए आप जा रहे हैं बड़ा सा, मतलब 50-60 किलो का चीज खरीदने के लिए नब्बा रहे हैं और उसको पॉलीथीन में नब्बा दीजिएगा 1 ग्राम का, 1 ग्राम भी नहीं होगा वेट, तो उतना मेजर नहीं किया जाता है। तो वैसे ही इलेक्ट्रॉन का मास होता तो है पर बहुत 0.00 समथिंग होता है, तो इसको नेग्लेक्ट कर दिया जाता है। तो किसी भी एटम का मास मेनली डिपेंड करता है मास ऑफ प्रोटॉन प्लस मास ऑफ न्यूट्रॉन पे। तो किसी भी एक एटम का मास, तो नंबर ऑफ आपका जितना प्रोटॉन का मास है जितना न्यूट्रॉन का मास है, दोनों के मास को सम कर देंगे तो 1 एटम का मास आ जाएगा। ध्यान रखिएगा, अभी यही टर्म याद रखना है आपको कि इलेक्ट्रॉन का मास को नेग्लेक्ट कर देना है। मास ऑफ एटम को का सिंबल से दिखाएंगे ए से, तो होगा मास ऑफ आपका भी याद रख लीजिए प्रोटॉन प्लस मास ऑफ न्यूट्रॉन। इलेक्ट्रॉन का भी मास जुटता है पर वो नेग्लिजिबल होता है, तो उसका कोई असर नहीं पड़ता है, देखा नहीं जाता है, तो उसको हम नेग्लेक्ट कर देते हैं। अगर जितना भी आपका प्रोटॉन का मास होगा न्यूट्रॉन का, तो मान लीजिए नंबर ऑफ न्यूट्रॉन होगा, एक न्यूट्रॉन का मास से मल्टीप्लाई करेंगे तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन n है, तो एक न्यूट्रॉन का मास से मल्टीप्लाई करेंगे तो एक न्यूट्रॉन का मास आपका अगर देखिएगा तो इसका मास होता है 1.6 × 10⁻⁻27 आपका ग्राम के आसपास, -27 ग्राम के आसपास एक न्यूट्रॉन का मास होता है, ये एक प्रोटॉन का, और प्लस और नंबर ऑफ प्रोटॉन हो गया, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन गुना एक न्यूट्रॉन का मास भी 1.67 समथिंग होता है, पर लगभग 1.6 हम लोग कंसीडर करते हैं, इंटू 10⁻⁻27 ग्राम। तो दोनों में सेम ही है, कॉमन ले लेते हैं हम। तो नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻27 ग्राम। तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन प्लस नंबर ऑफ प्रोटॉन, और इतना नंबर तो बार बार लिखिएगा नहीं, तो इसी को बोलते हैं हम लोग नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, AMU। इसको आजकल U भी लिखते हैं, कोई यूनिफाइड मास, AMU एक यूनिट है, जैसे कि आलू को नापते हैं, प्याज को नापते हैं केजी में, कोई भी लीटर, जैसे लिक्विड सब है, जैसे दूध हुआ उसको नापते हैं लीटर में, कपड़ा को मीटर में, वैसे एक एटम है आपके सोच से भी छोटा, इस पॉइंट जितना छोटा आप सोच सकते हैं उससे भी छोटा है एटम, तो उसके मास को आप केजी में नहीं नापिएगा। केजी आलू बड़ा सब्सटेंस को नापते हैं, माक्रो जिसको आप आंख से देख सकते हैं, ये तो माइक्रो है, इनविजिबल है, तो इसी के मास को AMU या U माना गया है। मोल जब मैं पढ़ाऊंगा तो उससे भी इसको कैलकुलेट करना सिखाऊंगा, पर अभी जरूरत है इसीलिए मैं बता रहा हूं। तो किसी भी एटम का मास A से डिनोट करते हैं, मास ऑफ प्रोटॉन, मास ऑफ न्यूट्रॉन। फिर देखिए मास ऑफ प्रोटॉन कैसे, तो एक प्रोटॉन का जो मास होगा, जितना प्रोटॉन होगा उससे मल्टीप्लाई कर देंगे, तो एक प्रोटॉन का मास होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻27 ग्राम, इंटू नंबर ऑफ प्रोटॉन, जितना प्रोटॉन होगा, प्लस न्यूट्रॉन, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, एक न्यूट्रॉन का मास से मल्टीप्लाई कर दिए जितना न्यूट्रॉन होगा, तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻27, क्योंकि 1.67 होता है, लगभग बराबर ही होता है, इसलिए इक्वल कंसीडर करते हैं। नंबर ऑफ प्रोटॉन, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन दोनों में रहा है, कॉमन ले लिए, ये दोनों सेम है, तो इससे कॉमन ले लिए 1.6 इंटू 10⁻⁻27 ग्राम,
नंबर ऑफ न्यूट्रॉन प्लस नंबर ऑफ प्रोटॉन, और इसको कहते हैं 1 AMU या U। तो 1 AMU या U याद रखिएगा, एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हो गया। 1 U बोलेगा 1.6 इंटू 10 टू द पावर -27 आपका ग्राम, यानी एक प्रोटॉन का या मानिए एक न्यूट्रॉन के वेट के बराबर होता है 1 AMU, या 1 AMU को भी बोल सकते हैं। 1 AMU बोलिए या 1 U, मास ऑफ 1 प्रोटॉन के बराबर होगा लगभग, मास ऑफ 1 प्रोटॉन। 1 प्रोटॉन यानी 1.6 इंटू 10 टू द पावर -27 जो होगा ये होगा 1 U। तो अगर पूछेगा कि अगर एग्जांपल अब देखते हैं, अगर एग्जांपल लेकर के हम कंसीडर करेंगे, नोट कीजिएगा तो नोट कर लीजिए, वीडियो पॉज करके एक स्क्रीनशॉट मार लीजिए। आई होप हो गया होगा। तो अब देखते हैं आगे। अब इसी टर्म से मतलब एग्जांपल देकर के हम समझते हैं, एग्जांपल से समझते हैं। एग्जांपल से समझेंगे। अगर मान लीजिए सोडियम लेंगे, सोडियम यानी L11 और 23 लेंगे सोडियम। तो सोडियम में नंबर ऑफ प्रोटॉन, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये आप जानते होंगे कि ये सोडियम का एटम है। एटॉमिक कॉन्फ़िगरेशन आता होगा, नहीं तो एटॉमिक स्ट्रक्चर में देखिएगा, ये न्यूक्लियस है, इसमें आपका निकालने आपको मैंने सिखाया है कि नंबर जेड, नंबर ऑफ जेड है इसका 11, तो 11 उतना ही नंबर ऑफ प्रोटॉन होगा, चूंकि न्यूट्रल एटम है उतना ही नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा, जितना नंबर ऑफ प्रोटॉन होगा उतना ही नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा। तो न्यूट्रॉन निकालने के लिए सिखाया है, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन होगा A माइनस जेड, तो A है 23 माइनस जेड है 11, तो हो गया 12। तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन 12, तो इसमें 12 न्यूट्रॉन है, 12 न्यूट्रॉन, 11 प्रोटॉन है और आपका 11 इलेक्ट्रॉन सरफेस में घूम रहे हैं। तो अगर कॉन्फ़िगरेशन देख करके भी देखिएगा तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 इलेक्ट्रॉन है। मानिए स्टार से इलेक्ट्रॉन दिखाएंगे, 12 इलेक्ट्रॉन है, 12 न्यूट्रॉन, 12 प्रोटॉन है, 11 इलेक्ट्रॉन है, सॉरी 11 इलेक्ट्रॉन है, 12 न्यूट्रॉन, 11 प्रोटॉन है। तो मास अगर हम कंसीडर करेंगे, यहाँ 23 लिखा हुआ है क्योंकि हम कैलकुलेट किए, वो लोग मेजर करके निकाले थे। देखिए तो मास होगा नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, तो नंबर ऑफ प्रोटॉन इंटू AMU। तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन है आपका 12, नंबर ऑफ प्रोटॉन है 11 और 11 AMU, 12 प्लस 11 आपका हो गया 23। ये मैंने जो अभी कैलकुलेट किया, ये कैलकुलेट करना नहीं पड़ेगा आपको, ये दिया हुआ रहेगा कि किसी में 12 न्यूट्रॉन है 11 प्रोटॉन है, ये कैलकुलेट ही कर लीजिएगा तब तो आपको ये पता होगा। ये पता करने का जब जरूरत पड़ेगा तो आपको ये दिया हुआ रहेगा कि नंबर ऑफ प्रोटॉन, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन इतना इतना इतना, 11 प्लस 12 23 AMU। मतलब एक प्रोटॉन अगर ऐसे भी कैलकुलेट कीजिएगा तो एक प्रोटॉन का वेट होगा 1.6 इंटू 10 टू द पावर -27 kg ग्राम, और प्रोटॉन है इसमें टोटल 12, तो 12 से मल्टीप्लाई किए 11 से मल्टीप्लाई कीजिएगा और प्लस 1.6 इंटू 10 टू द पावर -27 ग्राम। इसमें 12 न्यूट्रॉन है, 12 से मल्टीप्लाई कीजिएगा, 11 प्लस 12 दोनों कॉमन आ जाएगा, ये 1.6 से इस दोनों से इंटू 10 टू द पावर -27 ग्राम, तो दोनों जोड़ दीजिएगा 23 और इसको AMU माना जाता है 23 AMU। तो एक एटम का जब मास हम कंसीडर करेंगे तो AMU में कंसीडर करेंगे, AMU में। और जब हम मोल बताऊंगा तब उसको हम बताएंगे एक से ज़्यादा, मतलब एवोगाड्रो नंबर कितना, जब हम एटम का मास कंसीडर करते हैं तब उसको हम kg में कंसीडर करते हैं। kg में 1 एटम का मास समझ में आ गया होगा। अब हम मोल जब पढ़ाएंगे तब हम इसको बताएंगे कि 1 एक एटम का भी मास बताया वो एक। फिर अभी कुछ देर बाद जब मोल में जाएंगे तब मोल के अनुसार बताया जाएगा कि मोल क्या है। तो मोल लगता तो नहीं इस वीडियो में हो पाएगा, फिर भी मोल तक ले 10 गेट दरवाजे तक ले जाके मैं छोड़ दूंगा, फिर उसके बाद तक चलूंगा आगे। अभी देखिए मॉलिक्यूलर मॉलिक्यूलर मास क्या है? एक एटम का मास एटॉमिक मास, मॉलिक्यूलर मास उसी तरह है H2O। इसमें हाइड्रोजन का कितना एटम? तो 2, ऑक्सीजन का 1, तो इसका मास होगा हाइड्रोजन का एक एटम का मास 1U, 2 एटम है तो 2 गुना 1U, प्लस इसमें ऑक्सीजन का एक एटम है 1 इंटू ऑक्सीजन का मास होता है 16U, तो आपका हो गया ये 2U और प्लस 16U तो 18U। तो इंडिविजुअली एटम का मास जोड़ करके हम मॉलिक्यूल का मास निकाल लेते हैं। उसी तरह U, अगर एक मॉलिक्यूल का मास है तो U में होगा या AMU में होगा,
जब हम एवोगाड्रोस नंबर मोल पढ़ाऊंगा तो पूरा क्लियर हो जाएगा। जब हम एक से ज्यादा के लिए एवोगाड्रोस नंबर के लिए हम कैलकुलेट करेंगे, एवोगाड्रोस नंबर 6.022 इंटू 10⁻23 एटम्स के लिए मोल में क्लियर होगा, तो उसमें हम केजी लगाते हैं। पर जब भी एक एटम या एक मॉलिक्यूल का बात आएगा तब हम यू में कंसिडर करेंगे। वैसे ही फॉर्मूला मास आएगा, तो फॉर्मूला मास अभी तो यूज है नहीं, फिर भी समझ लीजिए आयनिक कंपाउंड में यूज होता है, जिसमें आयन रहते हैं, मतलब कि जो लिक्विड जनरली वाटर से रिएक्ट करके आयन फॉर्म करेंगे, जिसका स्ट्रक्चर आयनिक होता है, जैसे NaCl एक सोडियम चारों तरफ से Cl से घिरा हुआ रहता है। जब स्ट्रक्चरल व्यू देखिएगा तो आयनिक में याद रखिएगा होता है बिल्कुल मॉलिक्यूलर मास के ही तरह, पर चूंकि आयन होता है तो कुछ एक नया टर्म आना चाहिए, तो फॉर्मूला मास है। जब हम आयोनिक कंपाउंड का जब हम यूज करेंगे, मास निकालेंगे, तो वही मॉलिक्यूलर मास को हम फार्मूला मास बोलेंगे। जैसे कि अगर हम NaCl बोलेंगे, NaCl का, तो NaCl एक आयनिक कंपाउंड है जिसमें Na प्लस और Cl- 2 आयन के मिलने से बना है, तो इसी का मास को हम आयनिक मास बोलेंगे, आपका मॉलिक्यूलर मास को। Na का हो गया 23U और Cl का हो गया 35.5U, तो दोनों को जोड़ देंगे, 538 हो गया, 325 हो गया, 0.5 हो गया U, यही हो गया आपका आयनिक मास। तो आई होप आपको वीडियो समझ में आया होगा। आयनिक मास मॉलिक्यूलर मास तक तो मैंने समझा दिया। अब आगे का टर्म आएगा आपका, मैं सीधा इसके बाद मोल में इन करूँगा, तो मोल का टर्म अगले वीडियो में, अच्छा लंबा वीडियो हो चुका है, तो जल्दी मैं कल तक वीडियो अपलोड कर दूंगा चैनल पर, तो चैनल पर देख लीजिएगा, और वीडियो अच्छा लगा तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। ठीक है, लेक्चर 4 में मिलते हैं। It's caught in the crossfire.